हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी विधवा विवाह भाग 3। अभी तक हमने पढ़ा कि रमाकांत जी विहान से प्रीति से शादी करने की बात कहते हैं, जिसको सुनकर विहान की आंखें बड़ी हो जाती हैं। साथ ही रमाकांत जी विहान को अपनी लंग्स कैंसर के बारे में बताते हैं, जिसको सुनकर फिर से विहान चकरा जाता है। उन दोनों की सारी बातें ललिता सुन लेती है, पर ऐसे दिखाती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। इसी के साथ एक दिन विहान और रमाकांत जी दोनों ही शाम तक घर नहीं लौटते। शाम को ललिता उन दोनों का इंतजार कर रही थी और जैसे ही दरवाजा खुला तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अब आगे ललिता अपना सिर पकड़कर वहीं आंगन में बैठ गई। विहान के अम्मा और बाऊजी भी वहां मौजूद थे। मीना की आंखें पहले ही बड़ी थी, पर दरवाजे की ओर देखते हुए उसकी आंखें तो बाहर ही निकलने लगी थी। गुस्से से उसके नथुने फूलने लगे। ललिता, आरती की थाली लाओ, रमाकांत जी ने ललिता को आवाज लगाकर कहा। ललिता वैसे ही पोजीशन में बैठी रही। वो अपनी जगह से ना तो हिली ना ही डुली। ललिता, मैंने कुछ कहा है तुमसे। ललिता गुस्से से उठी और दरवाजे पर खड़ी प्रीति को अग्नि नेत्र से देखने लगी। लाल साड़ी में लिपटी हुई प्रीति बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिना मेकअप के भी प्रीति चांद का टुकड़ा लग रही थी। हाथ और पैर मेहंदी के रंग में रंगे हुए थे। उसकी खाली मांग आज लाल सिंदूर से भरी हुई थी। गले में पहने हुए हीरे जड़ित पेंडेंट वाले मंगलसूत्र के काले मोती उसके गले में चमक रहे थे। दोनों हाथों में पहना हुआ सुहाग चूड़ा उसके सुहागन होने की गवाही दे रहा था। उसके पैरों में बंधी पायल और उसके पैरों की उंगलियों में पहनी हुई बिछिया ललिता को जैसे चिढ़ा रही थी। प्रीति को सुहागन देखकर वो गुस्से से जल उठी। नागिन, मेरे बेटे को तो डस लिया तूने, और अब मेरे लल्ला को डसना चाहती है, जो ये स्वांग रचाकर हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है तू। ललिता ने अपनी आंखों को तर्राते हुए जिस अंदाज में कहा, उसे देखकर प्रीति बुरी तरह डर गई और डर के मारे कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू झरझर कर बहने लगे। प्रीति के होठ हिल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, माँ जी, हमारी बात तो सुनिए। चुप, ललिता ने जोर से चीख कर कहा। मुंह बंद कर ले, वरना तेरा मुंह तोड़ देंगे हम। बड़ी आई माँ जी कहने वाली। ललिता का बस चलता तो आज वो शायद प्रीति को मार डालती। आखिरकार तूने मेरे भोले बाले विहान को अपने प्रेम के जाल में फंसा ही लिया। हम अब दुनिया समाज को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? हमारी बहू रानी ने विधवा होकर हमारे विहान को अपने रूप के जाल में फंसाकर उससे ब्याह का स्वांग रचाया है। अरे, हमारे मुंह पर कालिक पोत दी है तूने, करम जली। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। हमारे मोहित से ब्याह हुआ तो उसको खा गई। अब हम बाकी बचे हैं, अब हमें खा ले। ललिता ने गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहा। माँ जी, हमने अपनी मर्जी से ब्याह नहीं किया है, प्रीति रोते हुए कहने लगी। हाँ, जरा देखो तो इसे, कैसे नौटंकी कर रही है हमारे सामने, जैसे हम सब दूध पीते बच्चे हैं जो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम सब समझते हैं। तुम्हारी नजर बहुत पहले से हमारे विहान पर थी, और देखो आज आ गई उसकी ब्याता बनकर हमारे सामने। तो हमारे लिए कल भी मनहूस थी और आज भी मनहूस ही है। विहान के अम्मा बाऊजी भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने विहान को हैरानी से देखा। विहान, ये क्या नौटंकी है? तुमने ब्याह कर लिया, वो भी एक विधवा से। क्यों? क्योंकि मुझे जैसी जीवन संगिनी चाहिए थी, प्रीति जी वैसी ही हैं। अरे, इतनी ही आग लगी थी तेरी देह में तो जाकर कोठे पर बैठ जाती, वहाँ तेरे मन की हर बात पूरी हो जाती। प्रीति रानी, मीना ने अपने मुंह से आखिरकार जहर उगल ही दिया। मीना की कही बात पर वहाँ खड़े किसी भी इंसान ने किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई, पर रमाकांत जी और विहान के माथे पर बल पड़ गए। जस्ट शट अप! विहान का गुस्सा फूट पड़ा। खबरदार, अगर किसी ने प्रीति जी के खिलाफ एक और बुरा शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप सब मुझसे बड़े हैं। किसी को कोई हक नहीं मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहने का। ये मेरी पत्नी बनने से पहले एक इंसान है, जीता जागता इंसान। अगर ये विधवा है तो इसमें इनका क्या कसूर है? मरना जीना सब विधाता तय करते हैं, हम इंसान नहीं। मोहतरमा, आपने अभी जो मेरी पत्नी के लिए अपने मुंह से अपशब्द कहे हैं, उसके लिए आप मेरी पत्नी प्रीति जी से अभी सबके सामने माफी मांगे, अन्यथा आपको मेरी पत्नी की बेइज्जती करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। विहान ने जलती निगाहों से मीना की तरफ देखकर कहा। इससे मैं क्यों माफी मांगूं?
क्योंकि आपने मेरी पत्नी नहीं, एक पाक सच्ची साफ दिल की औरत के दिल को ठेस पहुंचाई है। आप अभी माफी मांगिए प्रीति जी से, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा यहाँ। हाँ, बुला लो पुलिस को, मैं नहीं डरती हूँ किसी से। ठीक है, अब पुलिस ही आपसे आकर बात करेगी। तभी मीना के माँ बाप विहान के सामने आकर खड़े हो गए। इसे माफ कर दो बेटा, ये नादान है। तो आप अपनी बेटी से कहिए मेरी पत्नी से सबके सामने अभी माफी मांगे और यहाँ से चलती बने। विहान की आंखें गुस्से से लाल हुई जा रही थी, जिन्हें देखकर मीना और उसके माँ बाप डर गए। उन्होंने इशारे से मीना को प्रीति से माफी मांगने को कहा। मीना ने गुस्से से सबके सामने प्रीति से आई एम सॉरी कहा और विहान ने उसे घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। मीना पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी तो ललिता ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। विहान ने प्रीति के हाथ को अपने हाथ में लेकर अपने हथेलियों से कस लिया, क्योंकि प्रीति सबकी जली कटी बातें सुनकर डर से कांप रही थी। इधर प्रीति कभी अपने हाथ को देखती तो कभी विहान के हाथ को। विहान मीना को घूर रहा था, जो विहान के सामने खड़ी थी। विहान ने प्रीति का हाथ थामा और बिना गृह प्रवेश के घर के अंदर प्रवेश कर लिया। ये देखकर विहान की अम्मा रोते हुए अपनी छाती पीटने लगी। देखो क्या अनर्थ कर दिया हमारे बेटे ने, एक तो विधवा से शादी कर ली, अब ऊपर से उसे लेकर बिना गृह प्रवेश किए घर में प्रवेश कर लिया। विहान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को पी लिया। प्रीति का हाथ थामकर अपनी अम्मा के पास आया। अम्मा, मैं जानता हूँ मैंने आपके दिल को ठेस पहुँचाई है। आपको बिना बताए मैंने अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला खुद ही कर लिया। आपके भी कुछ अरमान थे मेरे ब्याह को लेकर, पर अम्मा, मैंने प्रीति जी से शादी करने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। भविष्य में मेरे लिए इस फैसले को आप सही मानेंगी। विहान, क्या कमी छोड़ दी थी हमने तुम्हारी परवरिश करने में, जो तुमने हमें बिना बताए एक विधवा से ब्याह कर लिया? क्यों हमें इतना बड़ा धोखा दिया तुमने? विहान की अम्मा अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछते हुए कहने लगी। रमाकांत जी चुपचाप सबको देख रहे थे। विहान ने अपनी अम्मा को अपने सीने से लगा लिया। अम्मा, हमें जैसी जीवन साथी चाहिए था, हमें प्रीति जी वैसी ही लगी, इसीलिए हमने शादी कर ली। हमें बिना बताए इतनी भी क्या आफत आ रही थी जो तुमने अशुभ मुहूर्त में ब्याह कर लिया? विहान की अम्मा ने अपनी आंखें तर्रेरते हुए विहान से खुद को अलग करते हुए कहा। विहान, प्रीति की शादी शुभ मुहूर्त में हुई है। रमाकांत जी ने विहान की अम्मा की बात का जवाब दिया। जीजा जी, आप तो चुप ही रहिए, ये सब आपका किया धरा है। हम उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन हमने हमारे विहान को आपके यहाँ भेजा था। विहान के पिताजी ने अपने हाथ जोड़ दिए रमाकांत जी के आगे। रमाकांत जी कुछ कहने लगे तो विहान की अम्मा रमाकांत जी के सामने आकर खड़ी हो गई। जीजा जी, आपने ही हमारे बेटे के दिमाग में अपनी विधवा बहू से शादी करने की बात डाली है। विहान की अम्मा ने गुस्से में आकर कहा। आप गलत समझ रही हैं, प्रीति सर्वगुण संपन्न लड़की है। हम बिल्कुल सही समझ रही हैं। आपने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपकी ये सर्वगुण संपन्न बहू आपके बेटे की जान तो ले ही चुकी है, पर हम अपने बेटे को मौत के मुंह में नहीं धकेलेंगे। हम इस शादी को नहीं मानते हैं। हम अपनी पसंद की लड़की से अपने विहान की शादी दोबारा करवाएंगे। अम्मा, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से तोड़ देंगी। विहान ने इस बार थोड़ी सख्त आवाज में कहा। विहान, अब तुम इस 2 टके की लड़की के लिए अपने माँ बाप से जवाब तलब करोगे? अम्मा, मैं बस अपनी बात रख रहा हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, प्रीति जी ही मेरी पत्नी है। इनके अलावा मैं किसी और के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। इसीलिए आप भी इस रिश्ते को दिल से अपनाइए और हम दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए। विहान ने प्रीति का हाथ थामा और अपने अम्मा बाबूजी के पैरों में आशीर्वाद लेने के लिए झुक गया, पर दोनों ने आशीर्वाद नहीं दिया और पीछे हट गए। ललिता के पैर छूने लगे तो उन्होंने गुस्से से प्रीति को घूर कर देखा। फिर विहान और प्रीति ने रमाकांत जी के पैर छुए तो उन्होंने दोनों के सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा। तुम दोनों हमेशा साथ रहना और एक दूसरे का हाथ थामे रहना। मीना की कही बातें प्रीति को याद आ रही थी। बहुत इतरा रही हो प्रीति, पर ज्यादा दिन तक तुम्हारी ये खुशी तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी। तुमने हमारी आंखों का देखा ख्वाब हमसे छीना है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। प्रीति उन बातों को सोचते हुए लड़खड़ा गई। मीना की कही बातें उसे अपने कानों में पिघलते शीशे की तरह पड़ती हुई महसूस हो रही थी। कंठ सूख गया था उसका। वो अपना थूक निगलने लगी।
प्रीति का मन सबकी कही बातों से बहुत आहत हुआ और वो विहान के हाथ से अपना हाथ झटक कर वहां से रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रमाकांत जी और विहान प्रीति की मनोदशा अच्छे से जानते थे, पर उन्होंने इस वक्त प्रीति को अकेला छोड़ना सही समझा। वो दोनों भी किसी से कोई बात किए बिना वहां से चले गए और बाकी सब उन्हें जाते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। प्रीति ना तो विहान से बात करती थी और ना ही रमाकांत जी से। खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था उसने। विहान ने भी प्रीति के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की कि वो उसके कमरे में उसके साथ रहे। कुछ दिनों बाद विहान प्रीति के कमरे में आया। प्रीति अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां से गंगा नदी बहती हुई नजर आ रही थी। विहान कमरे के भीतर नहीं आया। उसने वहीं खड़े रहकर कहा, प्रीति जी, मैं 3-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से भोपाल जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और सतर्क रहना। अपने कान और आंखें खुले रखना। प्रीति ने विहान की कही बात का जवाब नहीं दिया। विहान कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, तभी प्रीति ने कहा, मैं अपने घर में रहती हूँ। विहान वहीं दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे। आप अपने घर में रहती हैं, अपनों में नहीं। इतना कहकर विहान प्रीति के कमरे से बाहर निकल आया। प्रीति ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो विहान जा चुका था, पर प्रीति के चेहरे के भाव बदल गए विहान की बात सुनकर। ठीक उसी रात विहान के भोपाल चले जाने के बाद आधी रात को प्रीति के कमरे में कोई अपरिचित शख्स खिड़की के रास्ते प्रीति के कमरे में घुस गया। प्रीति सो रही थी, तभी वो शख्स प्रीति को सोता हुआ देखकर प्रीति के करीब आकर प्रीति के ऊपर झुक गया और प्रीति ने किसी अपरिचित को अपने करीब महसूस करके अपनी आंखें झट से खोल दी और उस शख्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अनजान शख्स प्रीति पर झुका हुआ था। वो प्रीति पर और झुकता उससे पहले ही प्रीति ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर गुस्से से अपना पूरा जोर लगाकर उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। धक्का लगने की वजह से वो शख्स सामने वाली दीवार से जा टकराया। प्रीति जल्दी से अपने बेड पर से उठी और साड़ी से खुद को पूरी तरह कवर कर लिया। कौन हो तुम? इस तरह से चोरी छुपे आधी रात को मेरे कमरे में कैसे पहुंचे? वो शख्स कुछ नहीं बोला और तेजी से प्रीति की तरफ लपका। प्रीति खुद को बचाने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ भागी, पर उस शख्स ने प्रीति को पीछे से उसकी कमर से पकड़ लिया। प्रीति ने खुद को बचाने के लिए उसके चेहरे को अपने नाखूनों से नोच डाला। उस शख्स ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। प्रीति ने उस रुमाल को खींचकर उसके चेहरे से अलग कर दिया। प्रीति उस शख्स को देखकर अपने होशो हवास खो बैठी। वो शख्स उनके पड़ोस में रहने वाला किशन था, जो प्रीति को बुरी निगाह से देखा करता था, पर प्रीति ने कभी अपने मुंह से एक शब्द भी उसके खिलाफ नहीं कहा। हमेशा बस डरती रही, चुप रही। इसीलिए किशन की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो आधी रात को प्रीति के कमरे में घुस गया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? आधी रात को किसी शादीशुदा औरत के कमरे में इस तरह चोरों की तरह घुस आए? फौरन हमारे कमरे से बाहर निकल जाओ, वरना हम सबको चीख चीख कर बुला लेंगे। प्रीति गुस्से से कहने लगी। किशन प्रीति से उम्र में बड़ा था, एक शराबी, जुआरी, अय्याश आदमी था। किशन भी शादीशुदा था, पर उसकी पीने और उसके किसी औरत के साथ नाजायज संबंध होने की वजह से उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। किशन प्रीति को देखकर बेशर्मों वाली हंसी हंसने लगा। प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले ही किशन ने प्रीति को पकड़ लिया और दोनों फर्श पर गिर पड़े। प्रीति ने खुद को बचाने के लिए किशन के हाथ को अपने दांतों से पूरा जोर लगाकर काट लिया, तो किशन ने अपना हाथ किसी तरह से प्रीति के दांतों से बाहर निकाला। किशन ने प्रीति को उसके बालों से पकड़कर उसके मुंह पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। प्रीति खुद को बचाने के लिए जदोजहद कर रही थी, तभी अचानक से प्रीति के कमरे का दरवाजा किसी ने खोला। अरे देखो जीजी, देखो हमारे घर में क्या हो रहा है। विहान की अम्मा घर के सभी मेंबर्स को चीख चीख कर बुलाने लगी। सभी प्रीति के कमरे में पहुंच गए। जब घर के सभी मेंबर्स प्रीति के कमरे में आए तो प्रीति किशन के ऊपर अस्त व्यस्त हालत में थी। प्रीति सबको देखकर हड़बड़ाकर जल्दी से उठी और खुद को व्यवस्थित करने लगी। अब हमारे सामने सती सावित्री मत बनो, हमने अपनी आंखों से सब देख लिया है। राम राम, कैसी मनहूस बहू मिली है हमें, जिसने अपनी आंखों की शर्मो हया को बेचकर ये सब कर्म कांड कर डाला। अब हम लल्ला को क्या कहेंगे कि उसकी बीवी उसकी पीठ के पीछे रंग रलियां मनाती हुई पकड़ी गई है। देखो जीजी,
हमारी नई दुल्हनिया को हमारा बेटा घर पर नहीं है और इस करमजली ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। तभी कमरे में ललिता गुस्से से दंदनाते हुए आई और उन्होंने बिना सच जाने ही प्रीति को उसकी बांह से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर लिया और प्रीति के मुंह पर थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। इसी बीच मौका पाकर किशन वहां से भाग गया। प्रीति हक्की बक्की होकर ललिता को देखने लगी। ललिता गुस्से से प्रीति को उसकी बांह से पकड़कर उसके कमरे से खींचते हुए कमरे से बाहर ले आई। इस वक्त प्रीति को विहान की कही बातें याद आ रही थी। घर आपका है पर यहाँ आपका अपना कोई नहीं है। बदकिस्मती से रमाकांत जी भी घर पर नहीं थे। प्रीति को इस वक्त घर में मौजूद किसी भी इंसान में अपना कोई नजर नहीं आ रहा था। सब गैर ही नजर आ रहे थे उसे। इंसान तब खुद को कितना असहाय और मजबूर समझता है जब उसके अपने ही उसके साथ गैरों जैसा व्यवहार करते हैं, अपनी बात रखने का मौका भी नहीं देते हैं, बस इल्जाम पर इल्जाम लगाते चले जाते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है तब खुद को संभालना जब हमारे किरदार पर कोई सवाल उठाता है। अकेला पड़ जाता है तब इंसान, अपनों के बीच में रहकर भी ना कोई साथ देता है ना ही कोई हमें समझ पाता है। प्रीति को इस वक्त विहान की बहुत याद आ रही थी। प्रीति उसे याद करके रोने लगी। ललिता ने बिना सच जाने प्रीति की बात सुने बिना प्रीति को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। प्रीति घर का दरवाजा जोर जोर से पीटती रही, खुद को निर्दोष बताती रही, पर ललिता ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। प्रीति दरवाजे से सटकर रोने लगी। हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया है। प्रीति रोते रोते थक गई और लड़खड़ाते हुए कदमों से अंधेरी गलियों में खो गई। तो आखिरकार कहाँ गई होगी प्रीति? और जब विहान को पता चलेगा कि उसकी पीठ पीछे प्रीति के साथ क्या क्या हुआ, तो क्या होगा उसका रिएक्शन, वो हम जानेंगे अगले भागों में। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।